2026 में नई बाइक खरीदना ना पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। मार्केट में ऑप्शन इतने आ रहे हैं कि गलत डिसीजन लिया तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी रिग्रेट हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी अपकमिंग बाइक जो 2026 में इंडियन मार्केट का ना पूरा इक्वेशन चेंज करने वाली है। कुछ बाइक्स डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड को चैलेंज करेंगी और कुछ फायर्ड स्पोर्ट सेगमेंट को ना सेक कर देगी। और एक बाइक तो ऐसी है जो रॉयल एनफील्ड के फैंस को भी ना कंफ्यूज कर देगी कि GT 650 लेनी चाहिए या फिर उसका नया अल्टरनेटिव का वेट करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, जबकि नंबर 1 वाली बाइक रॉयल एनफील्ड का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस बाइक को आप खरीदने का सोच रहे हो वो इस रैंकिंग में आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग पोजीशन पर हो। तो 7वें नंबर पर है यामाहा का YZF R7 का अपडेटेड मॉडल। बाहर से देखोगे तो ये एक एग्रेसिव सुपर स्पोर्ट्स बाइक लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके पिछले मॉडल की कहानी समझते हो ना, तब पता चलता है कि ये अपडेट क्यों जरूरी था और यामाहा ने अपनी गलती कैसी सुधारी है। तो पहले समझते हैं कि R7 क्या बाइक है और ये क्यों मैटर करती है। तो यामाहा YZF R7 एक मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट है। मतलब ये वो कैटेगरी है जो सीरियस स्पोर्ट राइडिंग के लिए बनी है, ट्रैक डेज, वीकेंड, कियोन क्रेविंग और पूरे राइडिंग थ्रिल के लिए। ये डेली कम्यूटर नहीं है, ये पैशन बाइक है और ये बात क्लियरली समझ लेना जरूरी है बिफोर कंसीडरिंग दिस बाइक। अब ये बाइक ग्लोबली तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और अब इसका नया वर्जन जल्दी इंडियन मार्केट में भी आने वाला है। लेकिन पहले समझते हैं कि अपडेट क्यों जरूरी था। तो प्रीवियस R7 को इंडिया में काफी क्रिटिसाइज किया गया था और ऑनेस्टली वो क्रिटिसिज्म ना जस्टिफाइड भी था। सोचिए 10 लाख की बाइक में बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थी, इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स लिमिटेड थे और राइवल्स जैसे कि कावासाकी निंजा 650 और अप्रीला RS 660 के ना कंपैरिजन में R7 आउटडेटेड फील होती थी। बाइक के इंजन और चेसिस तो कमाल का था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में यामाहा ने कॉस्ट कटिंग की थी और बायर्स को वो बात बहुत ज्यादा खटकी, क्योंकि 10 लाख देके आप प्रीमियम एक्सपीरियंस तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। अब यामाहा ने इसी कमी को सीरियसली एड्रेस किया है। अपडेटेड मॉडल में टोटली न्यू TFT डिस्प्ले मिलेंगी, जिसमें कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे, स्मार्टफोन पेयरिंग होगा और डिस्प्ले क्वालिटी मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। रिवाइज्ड चेसिस सेटअप होगा बेटर एर्गोनॉमिक्स के लिए और मल्टीपल मॉडर्न टेक फीचर्स ऐड किए गए हैं जो पहले मिसिंग थे। पॉसिबिलिटीज हैं कि कॉर्नरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल के मल्टीपल मोड्स और राइड मोड्स भी मिल सकते हैं। मतलब वो सब कुछ जो पहले मिसिंग था अब फाइनली मिल रहा है। इंजन की बात करें तो वही प्रूवन 689cc का पैरेलल ट्विन CP2 यूनिट रहेगा और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इंजन यामाहा का एक आइकॉनिक पावर प्लांटेड है जो MT-07 में भी मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में ये पहले से काफी कैपेबल है। स्मूथ पावर डिलीवरी, पंची मिड रेंज और एक सेटिस्फाइंग ट्विन सिलेंडर एग्जॉस्ट नोट, ये सब ना पहले भी था और अब भी रहने वाला है। यामाहा ने इंजन को नहीं छेड़ा है, क्योंकि इंजन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स में थी और वही फिक्स की है स्मार्ट अप्रोच से। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 10 लाख से 10,50,000 के अराउंड रहेगा। हाँ, ये प्रीमियम प्राइसिंग है, लेकिन मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट सेगमेंट ही प्रीमियम है। कंपैरिजन के लिए कावासाकी निंजा 650 भी 7 लाख के ऊपर है और अप्रीला RS 660 भी 11 लाख के आसपास है। तो RS7 उस रेंज में कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू सॉल्व हो गया है। इसकी लॉन्च लगभग सितंबर के अराउंड एक्सेप्ट की है, यानी बहुत जल्दी ये इंडियन शोरूम में दिख सकती है। इसकी लॉन्च लगभग सितंबर 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है, यानी बहुत जल्दी ये इंडियन शोरूम में दिख सकती है। तो अगर आपको एक सीरियस मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट चाहिए विथ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रूवन ट्विन सिलेंडर इंजन और यामाहा की लेजेंडरी बिल्ड क्वालिटी, तो अपडेटेड R7 का वेट करना ना समझदारी होगा। लेकिन एक बात सीरियसली कहूँ तो ये बाइक हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका बजट प्रीमियम सुपर स्पोर्ट का नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली ऑप्शन आपको काफी एक्साइट करेंगी, क्योंकि वो ज्यादा एक्सेसिबल प्राइस रेंज में है और उनमें से कुछ तो 3 लाख के अंदर भी है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट बाइक लवर हैं और बजट थोड़ा और एक्सेसिबल चाहते हैं तो अगला ऑप्शन आपको बहुत पसंद आएगा। यामाहा की एक और स्पोर्ट बाइक वापस आ रही है नए अवतार में और उसकी प्राइसिंग सुनकर ना आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो 6ठे नंबर पर है यामाहा की YZF R3 का न्यू जनरेशन मॉडल। बाहर से देखोगे तो ये एक कॉम्पैक्ट फायर्ड स्पोर्ट बाइक लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसका इंजन, प्लेटफॉर्म और टैक्स एडवांटेज समझते हो ना, तो पता चलता है कि ये कितनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड बाइक है। अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे ध्यान से सुनिए। R3 पहले से इंडिया में बिकती थी और काफी पॉपुलर भी थी, लेकिन दिसंबर 2025 में यामाहा ने इसको साइलेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी किसी भी डीलरशिप पर इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप यामाहा शोरूम जाएंगे और R3 मांगोगे ना, तो डीलर बोलेंगे कि अवेलेबल नहीं है। अब सवाल ये है कि यामाहा ने R3 क्यों बंद की।
क्या बाइक फेल हो गई थी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। R3 के सेल्स अच्छी थी। रीजन ये है कि Yamaha न्यू जनरेशन मॉडल ला रहा है और पुराना स्टॉक खत्म करके नया मॉडल लॉन्च करना चाहता है। ये कॉमन प्रैक्टिस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। पुराना मॉडल बंद करो, इन्वेंट्री क्लियर करो और नए मॉडल के साथ फ्रेश स्टार्ट लो। न्यू जनरेशन R3 पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी ना इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब बात करते हैं कि नए मॉडल में क्या चेंज हो रहा है और क्या सेम रहेगा। तो इसमें इंजन वही 321 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड यूनिट रहेगा और ये अच्छी बात है क्योंकि ये इंजन R3 का सबसे बड़ा USP है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए जो बहुत कम लोगों को पता होती है। 321 सीसी होने की वजह से ये 350 सीसी के नीचे है, मतलब लोअर टैक्स स्लैब में आती है और फिर भी ट्विन सिलेंडर है। तो सिंगल सिलेंडर बाइक्स के कंपैरिजन में स्मूथनेस और कैरेक्टर दोनों बेटर है। ये एक स्वीट स्पॉट है जहां आपको ट्विन सिलेंडर इंजन का एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन 350 सीसी से ऊपर की हैवी टैक्सेशन नहीं लग रही। यही वजह है कि R3 स्मार्ट चॉइस है, फाइनेंशियली भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। ये टैक्स एंगल बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन बाइंग डिसीजन में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। चेसिस और सस्पेंशन सेटअप भी लार्जली सेम रहेगा क्योंकि वो पहले से ही अच्छा था। जो मेजर अपडेट हो रहा है वो ये है कि कॉस्मेटिक रिफ्रेशमेंट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स। डिजाइन लैंग्वेज अब ज्यादा एग्रेसिव होगी, R1 इंस्पायर्ड एलिमेंट दिखाई देंगे, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बेटर लाइटनिंग सिस्टम होगा और ओवरऑल प्रीमियम फील बढ़ेगी। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 3,80,000 से 4,30,000 के अराउंड रहेगा। प्रीवियस मॉडल से थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन अपडेटेड फीचर्स के लिए ना वो प्रीमियम भी जस्टिफाइड है। इसकी लॉन्च अगस्त 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है। पर्सनली मुझे ये बाइक ना इंडियन मार्केट की बेस्ट एफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर स्पोर्ट बाइक में से एक लगती है। ट्विन सिलेंडर का स्मूथनेस, फायर डिजाइन का स्पोर्टीनेस और Yamaha की रिलायबिलिटी, ये कॉम्बिनेशन ना इस प्राइस रेंज में जेन्युइनली रेयर है। तो अगर आप R15 ऑनर है और अपग्रेड करना चाहते हैं तो R3 नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है, और अगर आप डायरेक्टली R3 सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं तो न्यू जनरेशन मॉडल का वेट करना ना बेटर रहेगा क्योंकि पुराना वैसे भी अवेलेबल नहीं है और नया ज्यादा अच्छा आने वाला है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो अगला ऑप्शन आपको ज्यादा एक्साइट करेगा और इसका R3 के साथ कंपैरिजन सुनकर ना आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी बाइक आपके लिए बेटर है। 5वें नंबर पर है KTM की RC350। बाहर से देखोगे तो ये एक एग्रेसिव शार्प स्पॉट लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसका प्राइसिंग, स्ट्रेटजी और टेक्स्ट बेनिफिट एंगल समझते हो ना तब पता चलता है कि ये सिर्फ एक स्पॉट बाइक नहीं है, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी है। पहले समझिए कि ये बाइक का आना ऑलमोस्ट सर्टेन क्यों है। बजाज और KTM की पार्टनरशिप इंडिया में काफी सक्सेसफुल रही है। अब बजाज ने एक क्लियर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिसको सिंपल में समझते हैं। वो ये है कि जो बाइक्स पहले 390 सीसी में थी उन्हें 350 सीसी में लाना। इसका रीजन फाइनेंशियल है और ये समझना भी जरूरी है। इंडिया में 350 सीसी तक की बाइक्स पर GST 28% है, लेकिन 350 सीसी से ऊपर जाते ही GST और केसेस मिलाकर न सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो जाता है। इंश्योरेंस भी महंगे होते हैं। मतलब सेम बाइक अगर 350 सीसी में आ जाए तो बायर को ऑन रोड प्राइस में ना सिग्निफिकेंट सेविंग होती है। ये सेविंग हजारों में होती है और कुछ केस में तो लगभग 50,000 तक का डिफरेंस आ सकता है। यही स्ट्रेटजी ऑलरेडी काम कर रही है। बजाज ने अपनी डोमिनर को 350 सीसी में लाया। ट्रायम्फ को भी इंडिया में बजाज ही हैंडल करता है और वहां भी 350 सीसी मॉडल आए हैं और अब KTM ड्यूक 350 भी अप्रैल 2026 में लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। तो लॉजिक सिंपल है, जब ड्यूक 350 आ गई है तो RC 350 का भी आना ना नेचुरल प्रोग्रेशन है। KTM हमेशा ड्यूक और RC दोनों वेरिएंट ना साथ लाता है, ये पैटर्न हमेशा से रहा है। अब स्पेक्स की बात करते हैं तो इसमें मिलेगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC 4 वाल्व इंजन। ये बेसिकली KTM का ना 390 सीसी LC4C इंजन है जिसको डाउन साइज किया गया है 350 सीसी में, जो लगभग 41 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 9000 RPM पर और 33.5 न्यूटन मीटर तक का मैक्सिमम टॉर्क देगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा विद असिस्ट एंड स्लीपर क्लच और पॉसिबिलिटी है कि क्विक शिफ्टर भी मिल सकता है जो इस प्राइस रेंज में एक प्रीमियम फीचर होने वाला है। हार्डवेयर और फीचर ऑलरेडी RC 390 जैसा ही मिलेंगे, मतलब TFT डिस्प्ले, LED लाइटनिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिलेगा। बस इंजन न डाउन साइज किया जाएगा टैक्स बेनिफिट के लिए। राइडर को एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट वही मिलेगा जो RC 390 देती है, लेकिन प्राइस ना सिग्निफिकेंटली कम होगी। तो सोचिए RC 390 का एक्सपीरियंस एट लोअर प्राइस पॉइंट, ये प्रोपोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 2,85,000 से 3 लाख के अराउंड रहेगा और RC 390 की ऑन रोड प्राइस लगभग 4 लाख के ऊपर जाती है। RC 350 लगभग 3,50,000 के ऑन रोड पर आएगी, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा की सेविंग हो सकती है और वो भी सिमिलर एक्सपीरियंस के लिए, और ये सेविंग इग्नोर करने लायक नहीं है। लॉन्च मिड अगस्त से सितंबर के बीच एक्सपेक्टेड है, यानी ये बहुत जल्द ही मार्केट में आ सकती है।
स्पोर्टी परफॉर्मेंस, KTM DNA, शार्प हैंडलिंग, एग्रेसिव डिजाइन और एक्सेसिबल प्राइसिंग, ये कॉम्बिनेशन ना RC 350 को 350 स्पोर्ट सेगमेंट में एक सीरियस डिसरप्टर बना सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो बहुत लोगों के ना काम आएगी। RC 350 डायरेक्टली कम्पीट करेगी Yamaha R3 से। R3 ट्विन सिलेंडर है और RC 350 सिंगल सिलेंडर। R3 स्मूथ है और RC 350 रॉ और पंची है। R3 Yamaha की रिफाइनमेंट देती है और RC ना KTM 350 का एग्रेशन देती है। दोनों ही बाइक अच्छी है लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, तो आपकी राइडिंग प्रेफरेंस डिसाइड करेगी कि कौन सी बेटर है आपके लिए। तो अगर स्मूथ रिफाइंड राइड चाहिए तो R3 ले सकते हैं, अगर रॉ एग्रेसिव पंच चाहिए ना तो RC 350 ले सकते हैं। अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप टीम R3 हो या फिर टीम RC 350। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा और टाइट है तो अगला ऑप्शन ना आपको और ज्यादा एक्साइट करेगा। 200 सीसी में Yamaha का एक नया नाम आने वाला है जो R15 और R3 के बीच का गैप फिल करेगा और इसकी प्राइसिंग सुनकर सीरियसली ना आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। चौथे नंबर पर है Yamaha की YZF R2। बाहर से देखोगे तो ये R15 का ना बड़ा भाई लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसका पोजीशनिंग और प्राइसिंग समझते हो ना तब पता चलता है कि ये 200 सीसी फायर्ड सेगमेंट में ना एक नया बेंचमार्क बन सकती है। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई रूमर या स्पेकुलेशन नहीं है, ये रियल कंफर्म प्रोजेक्ट है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका ट्रेडमार्क इंडिया में भी फाइल हो चुका है और सिर्फ फाइल नहीं हुआ है, इसका स्टेटस है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड। मतलब ट्रेडमार्क ऑफिस ने इसको रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लिया है और पब्लिकली एडवर्टाइज भी कर दिया है। सिर्फ एक फाइनल स्टेप बाकी है फुल रजिस्ट्रेशन के लिए। जब कोई कंपनी इतना इन्वेस्ट करे ट्रेडमार्क प्रोसेस में तो समझ लीजिए कि ये बाइक बनना पक्का है। कंपनीज रैंडमली ट्रेडमार्क फाइल नहीं करवाती है हर देश में। अब समझिए ये बाइक क्यों जरूरी है इंडियन मार्केट के लिए। Yamaha के पास इंडिया में R15 है जो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है। उसके ऊपर डायरेक्टली R3 है जो लगभग 4 लाख के अराउंड है। अब देखिए बीच में कितना बड़ा गैप है। 2 से 3 लाख के बीच Yamaha के पास कोई फायर्ड स्पोर्ट बाइक नहीं है। R2 एग्जैक्टली ये गैप फिल करेगी और ये गैप ना बहुत बड़ा है। इसमें मिलेगा लगभग 200 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। ये Yamaha का एक न्यू इंजन प्लेटफॉर्म होगा। लगभग 22 से 25 PS की मैक्सिमम पावर और 18 से 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्सपेक्टेड है। अब ये नंबर सुनकर लगेगा कि ये R15 से ज्यादा क्या देगी, तो समझिए डिफरेंस सिर्फ पावर में नहीं है। 200 सीसी का मतलब है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा टॉर्क, बेटर मिड रेंज पुल और हाईवे पर ज्यादा कॉन्फिडेंस। R15 सिटी में साफ है लेकिन हाईवे पर न स्ट्रगल करती है, स्पेशली ओवरटेक में। R2 वो गैप कवर करेगी, वो ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस, वो हाईवे स्टेबिलिटी, वो एक्स्ट्रा पुल, ये सब ना R2 में ही मिलेगा। डिजाइन R15 से इंस्पायर्ड होगी लेकिन उससे काफी ज्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव होगी। बिगर बॉडी पैनल्स, वाइडर स्टांस और ओवरऑल एक साइज बड़ा फील होगा। ये वो बाइक होगी जो R15 को अपग्रेड करने वाले राइडर्स के लिए ना परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डायरेक्टली आपकी पॉकेट पर इंपैक्ट डालेगी, पॉसिबिलिटीज हैं कि यह आरती की तरह CBU इंपोर्ट नहीं होगी बल्कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। CBU का मतलब है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, यानी पूरी बाइक ना बाहर से बन के आती है जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और प्राइस बढ़ जाता है। R3 CBU है इसलिए 4 लाख के अराउंड है। अगर R2 इंडिया में बनती है तो प्राइसिंग ड्रामेटिकली कम हो सकती है और यही इस बाइक का ना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। इसकी एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 2 लाख से 2,40,000 के अराउंड रहेगा। तो सोचिए Yamaha की बिल्ड क्वालिटी, R सीरीज का DNA और 200 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन 2 लाख के आसपास में ये 200 सीसी फायर्ड स्पोर्ट सेगमेंट में ना एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो ये एंड ऑफ 2026 तक इंडिया में रिवील हो सकती है। अभी टेस्ट मिल्स ज्यादा स्पॉट नहीं हुई है तो थोड़ा वेट करना लंबा हो सकता है, लेकिन ये बाइक वेट करने के लायक जरूर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि R2 डायरेक्टली कम्पीट करेगी हीरो करिश्मा XMR 250 से, बजाज पल्सर RS 200 से और TVS अपाचे RR 300 के बेस वेरिएंट से। इस प्राइस रेंज में Yamaha का एंट्री कंपटीशन को एक और लेवल पे ले जाएगा। इस प्राइस रेंज में Yamaha का एंट्री ना कंपटीशन को एक और लेवल ऊपर ले जाएगा और अल्टीमेटली फायदा तो बायर का ही होगा। अब आगे एक बिल्कुल अलग सेगमेंट की बाइक आती है। ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, ये रेट्रो क्लासिक है, लेकिन ये रेट्रो क्लासिक मार्केट का ना पूरा इक्वेशन चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है क्योंकि इसके पीछे एक इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड का नाम है। तो तीसरे नंबर पर है ट्रायम्फ बोर्नविले 350 और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है इस पूरी लिस्ट में। जब आप इसकी पूरी बात सुनोगे तो शायद आप भी एग्री करेंगे। इंडिया में 350 सीसी रेट्रो क्लासिक सेगमेंट को ना एक ब्रांड डोमिनेट करता है।
और वो है रॉयल एनफील्ड। क्लासिक 350, बुलेट 350, मेटियोर 350, ये सब बाइक्स इस सेगमेंट की न रूलर्स हैं और सालों से कोई सीरियस कंपटीशन नहीं था। जावा और येजडी ने ट्राई किया, लेकिन रॉयल एनफील्ड की डोमिनेंस को न तोड़ना मुश्किल रहा। होंडा CB350 ने भी अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन वो भी आरई को न सीरियसली चैलेंज नहीं कर पाई। मतलब रॉयल एनफील्ड इस सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है और बिना कंपटीशन के न इनोवेशन भी स्लो ही होती है। अब सोचिए कि क्या होगा अगर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रीमियम ब्रांड इस सेगमेंट में एंट्री करे तो। एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम दुनिया भर में ना प्रीमियम क्वालिटी और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। ट्रायम्फ वो ब्रांड है और बोनविले 350 वो बाइक है जो ये सब चेंज करने आ रहा है। ट्रायम्फ की कई 400cc बाइक्स इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और अब 350cc डिस्प्लेसमेंट के साथ भी बाइक्स आ रही है। बोनविले 350 एक नई मोटरसाइकिल है जो डायरेक्टली 350cc रेट्रो क्लासिक सेगमेंट को ना टारगेट करेगी। ये बाइक सीधा चैलेंज करेगी रॉयल एनफील्ड 350cc फैमिली को, जावा येजडी रेंज को और होंडा CB350 हाइनेस को। मतलब इस सेगमेंट के हर मेजर प्लेयर को ना एक नया और सीरियस कॉम्पिटिटर मिलने वाला है। इसमें वही 349cc का इंजन मिलेगा जो ट्रायम्फ के कई और 350cc मॉडल में आ रहा है, लेकिन इस रेट्रो क्लासिक बाइक के लिए ना इंजन की ट्यूनिंग साइलेंटली डिफरेंट की जाएगी। एग्रेशन थोड़ा कम होगा, स्ट्रॉन्ग लो एंड पुल मिलेगा और थ्रोटल रिस्पॉन्स थोड़ा काम साइड पर न रहेगा। बेसिकली ये बाइक मोर क्लासिक रेट्रो फील देगी रेदर देन स्पोर्टी कैरेक्टर। जब आप इस बाइक पर बैठोगे तो आपको एक रिलैक्स्ड, कंपोज्ड और रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो रेट्रो क्लासिक सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो बाइक है जो आप वीकेंड पर निकाल के चाय के ठेले पर ले जाओ और लोगों की नजर आप पे ही टिकी रहे। और ट्रायम्फ है तो बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर मिलेगी, ये ऑलमोस्ट गारंटेड है। पेंट फिनिश, पैनल गैप्स, फिट एंड फिनिश, ये सब एरियाज में ट्रम्प का स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड से भी ऊपर है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। दोनों ब्रांड को साइड बाय साइड रखेंगे ना तो क्लियरली दिख जाता है। ट्रायम्फ की लेवल की पेंट क्वालिटी और बॉडी पैनल फिनिशिंग अभी रॉयल एनफील्ड ऑफर नहीं करता है, ये ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसिंग लगभग 2,30,000 से 2,60,000 के अराउंड रहेगा। अब रुक के सोचिए, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 की प्राइस 2 लाख के अराउंड से शुरू होती है। मतलब सेम बजट में एक बायर के पास चॉइस होगी कि रॉयल एनफील्ड या फिर ट्रायम्फ। ये चॉइस पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले अगर आपको ट्रायम्फ चाहिए होती थी तो मिनिमम 2.5 से 3 लाख खर्च करने पड़ते थे स्पीड 400 या एक्सक्लेमलर 400 पर। अब 350cc में ट्रायम्फ एक्सेसिबल हो जाएगा और ये ना बहुत बड़ी बात है। इसकी लॉन्च सितंबर 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है। मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक ये इसलिए है क्योंकि ये एक सेगमेंट में ना कंपटीशन ला रही है जहां सालों से कंपटीशन की जरूरत थी। रॉयल एनफील्ड अच्छी बाइक्स बनाता है लेकिन कंपटीशन के बिना इनोवेशन स्लो होती है। प्राइसिंग एग्रेसिव नहीं रहती और बायर को ना लिमिटेड ऑप्शन में से ही चूज करना पड़ता है। लेकिन ट्रायम्फ के आने से ये सब ना चेंज होगा। रॉयल एनफील्ड को भी ना अपना गेम ऊपर करना पड़ेगा और अल्टीमेटली फायदा तो बायर का ही होगा। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो कार्स में हुई जब हुंडई क्रेटा के सेगमेंट में किया सेल्टोस आया, वही अब 3cc बाइक्स में होने वाला है। अब यहाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। अगर चैनल पर नए हैं तो ऑटोपेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अब टॉप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों बाइक्स ज्यादा एक्सेसिबल प्राइस रेंज में है और मार्केट में ना काफी बज क्रिएट कर रही है। इनमें से एक का नाम सुनकर आपको नॉस्टैल्जिया आ जाएगा और दूसरी बाइक ना एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेगी। तो दूसरे नंबर पर है हीरो की करिश्मा XMR 250। बाहर से देखोगे तो ये एक शार्प, एग्रेसिव, फुल फायर्ड स्पोर्ट बाइक लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्राइसिंग और फीचर लिस्ट सुनोगे ना तब समझ आता है कि इस बजट में इतना सब मिलना कितना रेयर है। ओरिजिनल करिश्मा 2000 में इंडिया की सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट बाइक थी। हर कॉलेज स्टूडेंट का सपना था करिश्मा लेने का। स्कूल से गुजरते थे तो कॉलेज के बाहर खड़ी करिश्मा देख के ना सपने बनते थे। फिर ZMR आई और वो भी हिट हुई, लेकिन धीरे धीरे ना करिश्मा का नाम फेड हो गया और बहुत लोगों को लगा कि ये ब्रांड खत्म हो चुकी है। अब हीरो उस आइकॉनिक नाम को ना मॉडर्न पावरफुल अवतार में वापस ला रहा है। हीरो मोटर्स ने इस बाइक को ऑलरेडी EICMA में शोकेस कर दिया था। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट या टीजर नहीं है, ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी बाइक है जो दुनिया का सबसे बड़े मोटरसाइकिल शोकेस में डिस्प्ले हुई है। जब कोई कंपनी EICMA में बाइक डिस्प्ले करता है तो समझ लीजिए लॉन्च दूर नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी जो बहुत कम लोगों को पता है, एक्चुअली इस बाइक का लॉन्च पहले हो जाना था लेकिन हीरो ने इसको डिले किया क्योंकि वो अपना न्यू 250cc प्लेटफॉर्म और ज्यादा रिफाइंड करना चाहते थे। अब सवाल ये है कि ये डिले अच्छी बात है या बुरी? तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अच्छी बात है। जब एक कंपनी अपना
प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिफाइन करना चाहती हो ना, तो मतलब कि वो कंपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। रश्ड लॉन्च से ना अच्छा है कि डिलेड पर पॉलिश्ड लॉन्च हो। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलेगा 250 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC 4 वाल्व इंजन। बेसिकली ये वही इंजन प्लेटफॉर्म है जो एक्सट्रीम 250R में आता है, लेकिन इस फुल फायर्ड स्पोर्ट बाइक के लिए ना स्लाइटली डिफरेंटली ट्यून किया जाएगा। ज्यादा टॉप एंड फोकस्ड होगी और ज्यादा नेव हैप्पी कैरेक्टर होगा। मतलब ये बाइक हाई RPM पर और ज्यादा एलाइव फील होगी। डिजाइन की बात करें तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बाइक देखने में सीरियसली प्रीमियम लगती है। काफी शार्प, मस्कुलर और एग्रेसिव डिजाइन है। बल्क फायरिंग मिलेंगी जिसमें एरोडायनामिक्स विंगलेट्स हैं। अब ये विंगलेट समझिए, ये सिर्फ शोकेस के लिए नहीं है, ये हाई स्पीड पर डाउन फोर्स जनरेट करते हैं जिससे फ्रंट व्हील स्टेबिलिटी बेटर होती है। ये टेक्नोलॉजी MotoGP बाइक से आई है और अब प्रोडक्शन बाइक में भी आ रही है। एग्रेसिव फ्यूल टैंक, स्कल्प्टेड बॉडी पैनल्स और शार्प टेल सेक्शन ना, ये सब मिलाकर इस बाइक को एक प्रॉपर सपोर्ट लुक देते हैं। बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स देख के लगेगा कि ये 4 से 5 लाख की बाइक है, लेकिन प्राइस सुन के सरप्राइज होगा। राइडिंग एड्स की बात करें तो डुअल चैनल ABS तो होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और स्लीपर क्लच भी मिल सकते हैं। तो अगर ये सब फीचर्स सच में आएगा ना, तो इस प्राइस रेंज में ये सेगमेंट की ना बेस्ट फीचर लिस्ट होगी। अब प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 2,20,000 से 2,30,000 के अराउंड रहेगा। अब सोचिए 250 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, फुल फायरिंग, एरोडायनामिक्स विंगलेट, प्रीमियम डिजाइन, एडवांस फीचर, ये सब 2 लाख के आसपास में। ये प्राइसिंग अगर सच में इतनी एग्रेसिव रही ना, तो 250 सीसी फायर्ड सेगमेंट का ना पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। इसकी लॉन्च सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच पॉसिबल है। हीरो का डीलर नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा है, तो सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की ना टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगी। इस प्राइस रेंज में इतनी लोडेड फुल फायर्ड स्पोर्ट बाइक मिलना जेन्युइनली 250 सेगमेंट में ना गेम चेंजर है। अब नंबर 1 पर वो बाइक है जो एक बिल्कुल अलग सेगमेंट में ना मार्केट का इक्वेशन चेंज करेगी। ये बाइक एक प्रूवन इंजन के साथ नया अवतार में आने वाला है और ये रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट लाइनअप का एक एक्साइटिंग न्यू चैप्टर शुरू करेगी। तो पहले नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 450। बाहर से देखोगे तो ये एक स्लीक रेट्रो कैफे रेसर लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसका पोजिशनिंग, प्राइसिंग और मार्केट इंपैक्ट समझते हो ना, तब पता चलता है कि ये सिर्फ एक नई बाइक नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। पहले समझते हैं कि GT 450 क्या है और ये क्यों मैटर करती है। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 इंडिया की सबसे आइकॉनिक कैफे रेसर में से एक है। उसका ट्विन सिलेंडर इंजन, रेट्रो डिजाइन और एक्सेसिबल प्राइसिंग ने इसको एक क्लट क्लासिक बना दिया है। लेकिन GT 650 की प्राइस 3,25,000 से शुरू होती है और ऑन रोड 4 लाख के ऊपर जाती है। अब रियलिटी ये है कि बहुत से राइडर GT का डिजाइन, कैफे रेसर स्टाइल पसंद करते हैं, लेकिन बजट ना 3 लाख से ऊपर नहीं जा पाता। तो GT 450 एग्जैक्टली उन्हीं राइडर्स के लिए है। सेम कैफे रेसर DNA, सेम डिजाइन फिलोसफी, लेकिन सिमिलर लाइटर और मोर एफोर्डेबल पैकेज में। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देता हूँ जिसके बारे में बहुत लोग पूछते भी हैं और ये समझना जरूरी भी है। GT 650 में पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है जिसमें एक डिस्टिंक्टिव डुअल सिलेंडर एग्जॉस्ट नोट आता है। वो साउंड GT 650 की आइडेंटिटी का ना हिस्सा है और GT 450 में सिंगल सिलेंडर है, तो साउंड कैरेक्टर ना बिल्कुल अलग होगा। ट्विन सिलेंडर का जो स्मूथ थंप मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। सिंगल सिलेंडर का अपना थंपी पंची साउंड होगा। ये अच्छा या बुरा नहीं है, बस डिफरेंट है। तो अगर आपको स्पेशली ट्विन सिलेंडर इंजन साउंड चाहिए ना, तो GT 650 ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कैफे रेसर स्टाइल चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में ना विद कैपेबल इंजन, तो GT 450 परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी लॉन्च अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन मल्टीपल क्रेडिबल रिपोर्ट के बेसिस पर अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो ये थी मेरी टॉप 7 अपकमिंग बाइक की कंप्लीट लिस्ट जो 2026 में इंडियन मार्केट का ना सिनेरियो चेंज करने वाली है। एक और बात क्लियर है कि 2026 में इंडियन बाइक इंडस्ट्री के लिए ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होने वाला है। हर सेगमेंट में कॉम्पिटिशन इतना इंटेंस होने वाला है कि बायर्स के लिए चॉइस पहले से कहीं ज्यादा बेटर होंगी। तो अगर आप नई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा पैसेंस रखिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ऑप्शंस का एक्सप्लोजन होने वाला है और तब आपको जेन्युइनली बेस्ट डील मिलेगी। अब आप कमेंट में बताइए इन 7 बाइक्स में से कौन सी बाइक आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है। क्या आप किसी बाइक का वेट करेंगे या अभी अवेलेबल ऑप्शन से ही ले लेंगे? तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।